नमस्कार, आप सभी दर्शकों का लाइव इंडिया हर पल में स्वागत है। मैं हूं आपके साथ पूजा दुबे और 26 अप्रैल यानी कि आज का दिन काफ़ी सारे केंद्रीय मंत्रियों के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण है, क्योंकि आज जनता जो है वो उनके लिए वोट देने के यहां पर मतदान की प्रक्रिया जो है वो शुरू हो चुकी है। बता दें कि कई सारी जगहों पर जो समय है उसे यहां पर बढ़ा दिया गया है। सुबह 7 बजे से लेकर शाम 7 बजे तक का समय जो है वो यहाँ पर बढ़ा दिया गया है। तो 1 घंटे का जो समय है उसे बढ़ाते हुए लोगों को वोट देने के लिए घर से बाहर निकले और ज़्यादा से ज़्यादा वोट करें, इसके लिए ये 1 घंटे का समय बढ़ाया गया है। बता दें कि मध्य प्रदेश के उप मुख्यमंत्री राजेंद्र शुक्ला ने कहा है कि मैं जनता से यही अपील करना चाहता हूं कि आज का दिन भारत के भविष्य को बनाने का दिन है। मैं जनता जनार्दन से यही अपील करता हूं कि आज का दिन भारत के भविष्य को बनाने का दिन है। हमारा एक वोट करोड़ों लोगों की समस्याओं के समाधान का कारण बनता है। देश को विश्व गुरु के स्थान पर पहुंचाना ये बहुत पुराना सपना है, जिस सपने को पूरा करने के लिए मोदी जी के नेतृत्व में देश बहुत मजबूती से आगे बढ़ा है। 10 वर्षों के कार्यों से जो हमारे शुभचिंतक हैं वो प्रसन्न हैं और जो भारत की तरक्की नहीं चाहते वो दुखी हैं। इसलिए हमें भारत की तरक्की को सुनिश्चित करना चाहिए और मोदी जी के हाथों को मजबूत करने के लिए भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशियों को भारी बहुमत से जिताना चाहिए, कमल की बटन दबाना चाहिए। इससे घर के बाहर आइए और मतदान केंद्रों में पहुंच के सभी इस महायज्ञ में आहुति डालने का काम करें। बढ़ते अगली खबर की और बात करेंगे भाजपा प्रत्याशी की। तो भाजपा प्रत्याशी ने अपने मतदान केंद्र में जाकर मतदान किया है। अमरोहा उत्तर प्रदेश की ये पूरी बात है। आपको बता दें कि भाजपा प्रत्याशी कनक सिंह उन्होंने कहा है कि सबसे कहना यही चाहता हूं कि इस बड़े पर्व में हिस्सेदार बने और सभी लोग घर से बाहर निकलकर मतदान करें। मैं नौजवान साथियों से, माता बहनों से, अपने बड़े भाइयों से, छोटे भाइयों से, सबसे मैं नमस्कार करता हूं और सबसे कहना चाहता हूं कि इस बड़े पर्व में हिस्सेदारी लें। ये 5 साल में एक दिन चुनाव होता है और 5 साल का जो चुनाव है ये देश के भविष्य के लिए, हमारे देश की रक्षा के लिए, अपने आने वाले बच्चों के लिए, तो अपना एक एक कीमती वोट जरूर डालें। और मैं सभी गांव वालों से, सभी भाइयों बहनों से बार बार कहना चाहता हूँ, वोट गांव में पड़ोसी की भी डलवा दें, जिसको चला नहीं जाता उसको भी लेकर के आए। बहुत बहुत धन्यवाद। बढ़ते हैं अगली खबर की और बात करेंगे उत्तर प्रदेश के मुख्य निर्वाचन अधिकारी नवदीप की। तो उन्होंने कहा है 2019 के मुकाबले हमारा मतदान प्रतिशत बेहतर होगा और साथ ही साथ उन्होंने कई सारी बातें कही। सुनिए क्या कुछ कहा है उन्होंने। इसके लिए हमारे सभी मतदेय स्थलों पर पीने के पानी की व्यवस्था, शौचालयों की व्यवस्था, साइनेज की व्यवस्था, छाया की व्यवस्था सुनिश्चित की गई है और उनको कोई अपना पोलिंग स्टेशन ढूंढने में और अपना सीरियल नंबर में ढूंढने में समय ना लगे, इसके लिए हमने समय से मतदाता सूचना पर्ची सभी मतदाताओं को बंटवा दी थी। सभी घरों में वोटर गाइड भी समय से बंटवा दी थी। उसके बावजूद अगर किसी मतदाता को दिक्कत होती है तो हमारे जितने पोलिंग सेंटर हैं, जहां 3 या उससे अधिक पोलिंग स्टेशन है, वहां वोटर असिस्टेंस बूथ भी बना है, जहां BLO अन्य अधिकारी उपस्थित हैं। अपने साथ वो मतदाता सूची रखे हुए हैं जो अल्फाबेटिकल ऑर्डर में रखा गया, जिससे मतदाता तुरंत अपना नाम देख के सीरियल नंबर पता कर सकता है। के लिए हमारे कंट्रोल रूम बनाया गया है, यहाँ स्टेट लेवल पे भी और जिला लेवल पे भी। जैसी शिकायत आती है तुरंत वो जिले तक जाती है। संबंधित सेक्टर मजिस्ट्रेट्स और जोनल मजिस्ट्रेट्स और AROs उनको कम्युनिकेट होता है, वहाँ से अपनी रिपोर्ट वो भेजते हैं और जिस पे यहाँ आके हम लोग निर्णय लेते हैं। अभी तक बहुत ही मामूली सी जहाँ मशीनें खराब हुई थी लोगों ने उसको सूचना दी है, बट हमने देखा है कि वो मशीनें बहुत जल्दी रिप्लेस हो गई थी। जैसा कि हमारे यहाँ ये वेबकास्टिंग में आप देख सकते हैं इधर, और हमारे ऊपर कंट्रोल रूम में भी हमारे 50% मतदेय स्थलों पर वेब कैम लगे हुए हैं। तो लगभग बहुत सारी शिकायतें तो हम यहाँ देख के ही पता लग जाता है कि शिकायत का निस्तारण हो गया है नहीं। उदाहरण के लिए कई जगह आया कि मशीन खराब हुई मॉक पोल में, जब हमने यहाँ देखा तो मतदान चल रहा है उन पोलिंग स्टेशंस पे, यानी मशीन रिप्लेस हो गई।
बढ़ते अगली खबर की और बात करेंगे केरल के तिरुवनंतपुरम की। तो कांग्रेस के उम्मीदवार शशि थरूर ने मतदान केंद्र में वहां पर वो कतार में खड़े नजर आ रहे हैं। आपको बता दें कि तिरुवनंतपुरम तो उन्होंने कई सारी बातों को यहाँ पर रखा है। मतदान करने के बाद कहा है कि यह चुनाव मेरे अपने भविष्य से कहीं बढ़कर है और यह भारत के भविष्य के बारे में है। सुनिए क्या कुछ कहा है उन्होंने। I am asking a question as to whether this is a friendly match, because the fact is that we have never heard a single criticism of the BJP from the LDF campaign, and we have not heard a single criticism of the LDF from the BJP campaign. Both have trained their guns on me, their invective, their campaign has been directed solely against me. I am perfectly willing to take it, but certainly it raises some legitimate questions. We are here because we want to change the government in Delhi. I have made no bones about that. As a Congress candidate, at every junction, at every stop, I have repeatedly made the point that as far as I am concerned, this is an election far greater than my own future. It is about India's future. It is about changing the government in Delhi. That's what we are here to do. We are here to restore democracy, restore a faith in diversity, restore India's pluralism, and restore for the first time the country that most of us grew up in and took for granted until these 10 years have veered it in a very different direction. A country free of communalism, a country free of the kind of bitterness, hatred and unpleasant invective that has dominated our political discourse for the last few years. That's what I'm fighting for. The left claims they're also critical of the BJP, but they've never said a word against the BJP. That's the only question I was asking. Why not? बढ़ते हैं अगली खबर की और बात करेंगे कर्नाटक की। तो कर्नाटक के पूर्व आपको बता दें कि कर्नाटक की बात करेंगे तो यहाँ पर पूर्व प्रधानमंत्री और यहाँ पर HD देवगढ़िया ने यहाँ पर मतदान किया है। फिलहाल जो आप तस्वीर देख रहे हैं कि किस व्यवस्था किस हालात में है वो, और इसके बावजूद भी वो मतदान केंद्र में पहुंचे और उन्होंने यहाँ पर अपने मताधिकार का प्रयोग किया है। तो तस्वीरों में आप साफ देख सकते हैं कि उन्हें दो व्यक्ति जो है वो लेकर के मतदान केंद्र पहुंचे और वहां पर उन्होंने अपने मताधिकार का प्रयोग किया है। तो ये तस्वीरें साफ तौर पर दर्शाती है कि अपना मतदान जो है वो कितना महत्वपूर्ण है, एक एक व्यक्ति का मतदान जो है वो कितना महत्वपूर्ण है फिलहाल इस देश के इस महापर्व के दौरान। बढ़ते हैं अगली खबर की और बात करेंगे यहाँ पर महाराष्ट्र की। तो महाराष्ट्र के भाजपा उम्मीदवार नवजीत राणा ने कहा है कि आप मेरे चेहरा देख सकते हैं। वो काफ़ी खुश नज़र आ रहे थे और उन्होंने कई सारी बातें जो है वो यहाँ पर कही है। उन्होंने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, अमित शाह, तमाम लोगों को लेकर के कई सारी अपनी बातों को रखा है। आप मेरा चेहरा देख सकते हैं, वो चार्म, वो हैप्पीनेस, वो पॉजिटिविटी हमेशा मैंने मेरी जिंदगी में कैरी ऑन किया है और वही कैरी ऑन करके आज मैं मतदान करने जा रही हूँ। हनुमान चालीसा जब पठन किया, मेरे सास ससुर का आशीर्वाद लिया, उन्होंने औक्षवान किया, तो मुझे लगता है कि पॉजिटिवनेस जो जिंदगी में है, जो मोदी जी, अटल बिहारी वाजपेयी जी, हमारे देश के सुषमा स्वराज जी जिस तो तस्वीरों के माध्यम से साफ आप देख सकते हैं सभी लोग अलग अलग जगहों पर अपने अपने बूथ पर पहुंच रहे हैं और अपने अपने मताधिकार का प्रयोग करते हुए नजर आ रहे हैं। तो अशोक चौहान जो कि यहाँ पर भाजपा नेता हैं और उन्होंने अपने यहाँ पर मताधिकार का प्रयोग किया है। बढ़ते हैं अगली खबर की और बात उम्मीदवार
2-3 कारणों से विरोधाभास है। पहला तो कांग्रेस अगर इनहेरिटेंस के खिलाफ है तो राहुल गांधी को और प्रियंका गांधी को कांग्रेस का इनहेरिटेंस, यहां कर्नाटका में 28 सीट्स में 12 सीट्स में कांग्रेस के बेटे या बेटी चुनाव लड़ रहे हैं, तो आप अपने बेटियों को पॉलिटिकल इनहेरिटेंस करने पर आप देश के गरीब सामान्य लोग अपने बच्चों को, अपने परिवार को, अपना हार्ड वर्क के कमाई को आप देने के लिए आप बीच में आ रहे हैं। सो अगर आप हर प्रकार के इनहेरिटेंस के खिलाफ है तो आप राहुल गांधी को, प्रियंका गांधी को और देश भर में जितने भी कांग्रेस के ऐसे परिवारवादी फैमिलीज है, सबको आप पॉलिटिकल इनहेरिटेंस बंद कर दीजिए, आप परिवारवाद को बंद कर दीजिए। दैट इज द बिगेस्ट वॉर दैट यू कैन फाइट अगेंस्ट इनहेरिटेंस। बढ़ते हैं अगली खबर की ओर और एक मतदान केंद्र से, यानी कि महाराष्ट्र के एक मतदान केंद्र से यहाँ पर एक तस्वीर सामने आई है जहाँ पर दूल्हा अपने यहाँ पर शादी से पहले मतदान का यहाँ पर मतदान करने के लिए पहुंचा हुआ है। वो तस्वीर यहाँ पर देखने को मिल रही है। मतदान केंद्र पहुंचकर दूल्हे ने सबसे पहले अपने मताधिकार का प्रयोग किया है और उसके बाद फिर शादी के लिए वहां से रवाना हुआ। तो ये तस्वीर हम लोगों को देखने को मिल रही है जो कि महाराष्ट्र के एक बूथ से ये तस्वीर फिलहाल सामने आई है। खबर की और अब बात करेंगे पूर्व रक्षा मंत्री और यहाँ पर कांग्रेस नेता AK, तो उन्होंने भी अपने मताधिकार का प्रयोग किया है। वो भी मतदान केंद्र पहुंचे और वहां पर उन्होंने अपने देख सकते हैं कि सभी दिग्गज नेता जो हैं वो अलग अलग बूथ के अपने बूथ पर पहुंच रहे हैं और वहां पर अपने मताधिकार का प्रयोग करते हुए नजर आ रहे हैं। बढ़ते अगली खबर की और बात करेंगे उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की। तो योगी आदित्यनाथ ने कहा है कि दूसरे चरण के चुनाव में आज 13 राज्यों में मतदान हो रहे हैं। देश में पीएम मोदी के 10 साल के कार्यकाल को लेकर उत्साह है और पूरी तरीके से सरकार का समर्थन कर रहे हैं लोग। इसे देखते हुए हम कह सकते हैं कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के कार्य को जनता यहाँ पर आशीर्वाद देती हुई नजर आ रही है। द्वितीय चरण में आज लोकसभा के 13 राज्यों के 89 लोकसभा क्षेत्रों में चुनाव आज सायंकाल संपन्न हो जाएगा। कुल मिलाकर के 191 सीटों पर आज सायंकाल तक चुनाव की प्रक्रिया संपन्न हो चुकी होगी। देश के अंदर जो उत्साह है, देश के अंदर लोगों के मन में मोदी जी के 10 वर्ष के कार्यों को लेकर के जिस प्रकार की उमंग है, एक सकारात्मक माहौल है, उसको देखते हुए हम कह सकते प्रधानमंत्री मोदी जी के कार्यों को जनता जनार्दन का पूरा आशीर्वाद प्राप्त हो रहा है और पूरे देश के अंदर फिर एक बार मोदी सरकार के संकल्प को पूरा करने में मदद मिलेगी। बढ़ते अगली खबर की ओर और बात करेंगे पीडीपी अध्यक्ष यहाँ पर उन्होंने साफ तौर पर कहा है कि चुनाव आयोग का एक पत्र हमने देखा जिसमें यहाँ से कई सारी बातें जो है उस पत्र में कही गई थी। चुनाव आयोग का कहना है कि यहाँ से कई लोगों ने ना कोई पार्टी से चुनाव ये स्थिति जो है वो स्पष्ट की है। सुनिए क्या कुछ कहा है उन्होंने। देखिए, जो कल से हम देख रहे हैं इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया से एक लेटर हमने देखा जिसमें यहाँ से फीडबैक लिया जा रहा है कि भाई हम इलेक्शन हमें डेफर करने के लिए कई लोगों ने लिखा, कई पार्टीज ने लिखा, इसके बारे में हमें बताइए। तो मैं इलेक्शन कमीशन से जानना चाहती हूँ कि जिस वक्त आपने यहाँ इलेक्शन करने का फैसला किया तो मुगल रोड तो अभी 8 अप्रैल से खुल चुका है, तो उसमें क्या दिक्कत है? और आपको तो एक इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया तो रिमोटेस्ट एरियाज में इलेक्शन करवाते हैं और आज तक
लॉजिस्टिक की वजह से कभी भी इलेक्शन डेफर नहीं हुआ है। मैं खुद मुगल रोड से आई हूं और जो पार्टीज इस इलेक्शन को डेफर करवाना चाहती हैं वो सब बीजेपी की पार्टीज हैं। बीजेपी उनको सपोर्ट कर रही है, उनके पास फंड्स है, उनके पास पैसा है। हम जैसी पार्टी के पास तो इतना पैसा नहीं कि हम और 20 दिन इलेक्शन मुहिम चलाएंगे। हमारे तो गरीब वर्कर अपनी जेब से पैसा खर्च करके मेरी इलेक्शन मुहिम चला रहे हैं। तो मेरा ये कहना है कि अगर बीजेपी को अपने लीडर की बात करनी चाहिए, याद करनी चाहिए, हमारी ना सुने, वाजपेयी जी की सुने, जिन्होंने 2002 में लाल किले से ऐलान किया कि जम्मू कश्मीर में हम फ्री एंड फेयर इलेक्शन कराएंगे, क्योंकि जम्मू कश्मीर के लोगों का इलेक्शन के ऊपर से सारा एतमाद उठ चुका था। तब से लेके थोड़ा सा एतमाद बन चुका है। आज वो 87 को रिपीट करना चाहते हैं क्या? महबूबा मुफ्ती को बाहर रखने के लिए सारा इलेक्शन प्रोसेस उसको डिस्क्रेडिट करना चाहते हैं क्या? ये किस किस्म की साजिश है कि 10 दिन रह गए इलेक्शन में और आप कहते हैं कि अब खाली जो पीर पंचाल में तो खाली मुगल रोड नहीं है, यहाँ तो और भी रोड्स हैं। और क्या उनको पहले मालूम नहीं था कि जब तक मुगल रोड टनल नहीं बनता है तब तक ये रास्ता ऐसे ही चलता रहेगा, कभी भी बंद हो सकता है? तो इसका मतलब है वो हमेशा इलेक्शन डिफर करवाएंगे। तो मेरी इलेक्शन कमीशन से गुजारिश है और बीजेपी की लीडरशिप से भी गुजारिश है कि आपने सब कुछ तो छीन लिया जम्मू कश्मीर के लोगों से, अब उनसे ये हक भी छीनना चाहते हैं, वो किसको चुनना चाहते हैं, किसको पार्लियामेंट में पहुंचाना चाहते हैं। ये इतनी बड़ी साजिश आप सिर्फ इसलिए कर रहे हैं कि महबूबा मुफ्ती को पार्लियामेंट से बाहर रखना है, इसलिए कर रहे हैं कि आपने लोगों का रुझान देखा, चाहे कश्मीरी हो, पहाड़ी हो, गुजर हो, हिंदू हो, सिख हो, बकरवाल हो, सब ये समझते हैं कि अगर हमारी आवाज कोई बन सकता है पार्लियामेंट में तो वो महबूबा मुफ्ती बन सकती है। उस आवाज को रोकने के लिए आप इतना बड़ा धोखा करना चाहते हो जम्मू कश्मीर के लोगों के साथ, उनका भरोसा तोड़ना चाहते हो। तो यही मेरा कहना है कि ये नहीं होना चाहिए। बढ़ते हैं अगली खबर की और बात करेंगे गाजियाबाद की। तो केंद्रीय मंत्री बीके सिंह ने कहा है कि यहाँ पर मतदान करिए, ये आइए और मतदान करिए, और यही संदेश उनके द्वारा दिया गया है। Come and cast your vote. That is the message. You're confident of BJP's win, sir, this time as well? BJP is going to win all over the country. Where is the doubt? 400 पार का जो नारा है, that will be successful. लक्ष्य दिया हुआ है मोदी जी ने. I'm sure that लक्ष्य will be completed. Don't you think the community is angry because you're not being fielded as a candidate from here? I'm not contesting. There is a difference between fielded and not contesting. बढ़ते अगली खबर की और बात करेंगे कर्नाटक के उप मुख्यमंत्री डीके शिव कुमार की। तो उन्होंने कहा है कि मैं आपको बता दूं कि हम कांग्रेस यानी कि 20 सीटों पर जीत प्राप्त कर रहे हैं। ED officers are only making Congress leaders and my family and my party leaders. They are harassing. They are working as agents. They are telling they will give a statement. They are telling that you just join the BJP. Why are you there in the Congress party? I will just go and meet the DG personally, and I will also file a complaint. बढ़ते अगली खबर की और बात करेंगे मणिपुर की। मणिपुर में एक मतदान केंद्र पर दिव्यांग मतदान करने के लिए पहुंचा है। वो तस्वीर हम आपको दिखाना चाहेंगे जहां पर मतदान करने के लिए एक दिव्यांग जो है वो मणिपुर के एक बूथ पर पहुंचा। बाहर मणिपुर, आपको बता दें कि बाहरी मणिपुर सीट के तहत 13 विधानसभा क्षेत्रों के लिए आज दूसरे चरण में मतदान हो रहे हैं। और वहीं से ये तस्वीर सामने आई है जहां एक दिव्यांग लड़की जो है वो यहाँ पर पहुंची और उन्होंने यहां पर अपना मतदान किया है और अपने मताधिकार का प्रयोग किया है। बढ़ते अगली खबर की और बात करेंगे कर्नाटक के मुख्यमंत्री की। तो कर्नाटक के मुख्यमंत्री भी मतदान केंद्र पहुंचे और उन्होंने भी अपने मताधिकार का प्रयोग किया है। तस्वीरों के माध्यम से आप साफ देख सकते हैं कि कर्नाटक के मुख्यमंत्री भी मतदान केंद्र में पहुंचे और वहां पर उन्होंने अपने मताधिकार का प्रयोग किया है। बढ़ते अगली खबर की और बात करेंगे वकील प्रशांत भूषण की। तो उन्होंने कहा है कि हम लोगों का यह कहना था कि ईवीएम के प्रोग्रामेबल मेमोरी होता है जिसको लेकर के यहाँ पर बातें जो है वो यहाँ पर सामने आनी चाहिए। सुप्रीम कोर्ट ने हमारी इन मांगों को ठुकरा दिया है। बता दें कि ईवीएम में को लेकर के कई सारी चीज़ों को लेकर के याचिका जो है वो सुप्रीम कोर्ट में दायर की थी और आज सुप्रीम कोर्ट ने सभी ईवीएम और बैलेट पेपर
पर की जो याचिका थी उसे खारिज कर दिया है। देखिए, हम लोगों का ये कहना था कि ये ईवीएम जो हैं इनमें एक प्रोग्रामेबल मेमोरी होती है, क्योंकि सिंबल लोडिंग करी जाती है और इसलिए इनको मैनिपुलेट किया जा सकता है अगर आप कोई उसमें मैलिशियस प्रोग्राम डाल दें। और इस वजह से ये ज़रूरी है कि जो वीवीपैट है उसका पूरा पेपर ट्रेल का ऑडिट होना चाहिए, सारे वीवीपैट स्लिप्स को काउंट करना चाहिए। और क्योंकि वीवीपैट में भी काला शीशा लगा दिया गया था, तो इस वजह से हम लोग ये कह रहे थे कि या तो उसका ट्रांसपेरेंट शीशा करिए और या नहीं तो उसको जो स्लिप जो प्रिंट होती है वोटर के हाथ में देकर और उसको उसमें बैलेट बॉक्स में डालकर और उसकी काउंटिंग कर लीजिए। सुप्रीम कोर्ट ने ये सारी हमारी मांगें को ठुकरा दिया है और ये बोला है कि अच्छा, इलेक्शन कमीशन इसको एग्जामिन करे कि सारे बैलेट पेपर्स पर अगर हम वो डाल दें मार्क, उस पर मार्क डाल दें, जिसको बार कोड जिसको कहते हैं, बार कोड डाल दें, तो उसकी फिर मैकेनिकली मशीन से काउंटिंग हो सकती है कि नहीं, इसको एग्जामिन करें। और दूसरा उन्होंने ये बोला है कि सिंबल लोडिंग यूनिट जो होती है, जिससे सिंबल लोडिंग कंस्टिट्यूएंसी बाय कंस्टिट्यूएंसी करी जाती है, उसको कम से कम 45 दिन तक चुनाव सील करके रखा जाए और चुनाव के बाद कम से कम 45 दिन तक रखा जाए, जिससे कि अगर कोई इलेक्शन पिटिशन फाइल होती है, कोई उसकी कोर्ट मांग करता है, तो उसको देखा जा सके। तीसरी बात उन्होंने ये बोली है कि जो इसमें इलेक्शन कमीशन ने बोला कि नहीं, इसमें जो मेमोरी होती है वो तो चिप में बर्न्ट होती है, और तो कोर्ट ने ये बोला है कि जो भी बर्न्ट मेमोरी है उसमें 5 हर असेंबली कंस्टिट्यूएंसी में 5 ईवीएम यूनिट्स की बर्न्ट मेमोरी को एग्जामिन करने का नंबर 2 या नंबर 3 कैंडिडेट दरखास्त दे सकता है और उसको फिर एक टेक्निकल टीम एग्जामिन करेगी, लेकिन उसका खर्चा उस कैंडिडेट को देना होगा जो उसकी मांग करता है। ये कह के उन्होंने ये सारी पिटिशन डिस्पोज ऑफ कर दी। प्रशांत सर, बढ़ते अगली खबर की और बात करेंगे केंद्रीय मंत्री और उधमपुर के लोकसभा क्षेत्र से भाजपा उम्मीदवार जितेंद्र सिंह की। तो उन्होंने कहा है कि जिस प्रकार का आप उत्साह देख रहे हैं, ये शुरुआत है और लगातार लोग जो है वो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व की, और इसलिए लोकतंत्र का ये महापर्व कहा जाता है। लोग लगातार मतदान के लिए बाहर आ रहे हैं। आप अद्भुत ये उत्साह देख रहे हैं, ये शनाख्त है एक सफल लोकतंत्र की, मोदी जी के नेतृत्व की, और इसीलिए इसे लोकतंत्र का महापर्व भी कहा जाता है। इनहेरिटेंस टैक्स की बात जो हो रही है उस पर क्या बोलेंगे? वो तो हमने पहले भी कहा है कि ये भारतीय, ये प्रजातांत्रिक मूल्यों के भी अनुकूल नहीं है और भारत की सभ्यता, भारत की तहजीब, भारत की संस्कृति और हमारे पारंपरिक मूल्यों के भी अनुकूल नहीं है। लेकिन शायद इसके पीछे बढ़ते अगली खबर की और अब बात करेंगे उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की। तो योगी आदित्यनाथ ने कहा है कि कांग्रेस के घोषणा पत्र को लेकर के उन्होंने कहा है कि चुनाव के शुरुआत में हमने मोदी की गारंटी, विकास सुनिश्चित और सुरक्षा से जुड़े मुद्दों को जनता के सामने रखा था। पहले चरण इसी विषय को लेकर के आगे बढ़ा था और कई सारी चीज़ों को उन्होंने कहा है। इससे ठीक पहले कांग्रेस का घोषणा पत्र भी आया था। देखिए, ये कहना कि चुनाव में नॉन रिलेवेंट मुद्दे आ रहे हैं, मैं पूरी तरह सहमत नहीं हूं। चुनाव की शुरुआत में हम लोगों ने मोदी की गारंटी, जो विकास, सुशासन और सुरक्षा से जुड़े हुए थे, इन्हीं मुद्दों को हम लोगों ने जनता जनार्दन के सामने रखा था और पहला चरण इसी दिशा में आगे बढ़ा था। लेकिन इसी दौरान पहले चरण के ठीक पहले कांग्रेस और इंडी गठबंधन का जो सबसे बड़ा
जो सहयोगी है वह कांग्रेस पार्टी का घोषणा पत्र सामने आ गया है। कांग्रेस पार्टी ने अपने मैनिफेस्टो में जिन बातों का उल्लेख किया है वह भारत जैसे दुनिया के सबसे बड़े लोकतंत्र के लिए एक बहुत खतरनाक संकेत करता है। और चूंकि कांग्रेस का इतिहास इस पूरे मामले में हमेशा संदिग्ध रहा है, तो स्वाभाविक रूप से ये मुद्दे प्रासंगिक हो जाते हैं। हमने विकास के मुद्दे पर पिछले 10 वर्ष में मोदी जी के जो कार्य हुए हैं इंफ्रास्ट्रक्चर के क्षेत्र में, सुरक्षा के क्षेत्र में, आत्मनिर्भर भारत के लिए गरीब कल्याणकारी योजनाएं थी, इन्हीं मुद्दों को लेकर के हम तो चुनाव में गए थे। लेकिन उनके मैनिफेस्टो ने हमारा ध्यान आकर्षित किया इस ओर। और आपने देखा होगा कांग्रेस के एक सलाहकार के रूप में सैम पित्रोदा, उनका वक्तव्य सबने पढ़ा। कांग्रेस ने इससे पहले यूपीए गवर्नमेंट के दौरान रंगनाथ मिश्रा कमेटी और सच्चर कमेटी की रिपोर्ट कांग्रेस ने की थी। कर्नाटक में कांग्रेस नेतृत्व की सरकार है और कर्नाटक की कांग्रेस नेतृत्व की सरकार ने जिस तरीके से पिछड़े वर्ग के आरक्षण के लाभ में जबरदस्ती मुस्लिमों को घुसेड़ करके और उनके अधिकार में बंदरबांट करने और उसमें लूट करने की शुरुआत प्रारंभ की है, ये सभी संदेह पैदा करता है। एक दूसरा, जो विरासत टैक्स की बात कांग्रेस कर रही है, यह भी एक खतरनाक इशारा है। गरीबी, एक झटके में गरीबी हटाएंगे, इसके लिए वे हर संपत्ति का सर्वे करवाएंगे, एक्सरे कराएंगे, इस प्रकार का वक्तव्य कांग्रेस दे रही है। कांग्रेस का मैनिफेस्टो इस बात का उल्लेख कर रहा है और फिर उसके माध्यम से हर एक संपत्ति को ये लोग अपने कब्जे में लेकर के, यानी दोनों चीजें, एक तरफ ये लोग देश के अंदर मजहबी आधार पर देश के विभाजन की आधारशिला रखना चाहते हैं, दूसरी तरफ किसी ने मेहनत से अगर अपनी संपत्ति अर्जित की है, घर बनाया है, कोई प्रॉपर्टी बनाई है, खास तौर पर हमारी माताएं बहनें अपने लिए जेवर खरीदती हैं, उसको ये अपने अधिकार में ले लेंगे। तो इस वक्त कई सारी जगहों पर लगातार मतदान की प्रक्रिया जो है वो चल रही है और लोकसभा 2024 का आज दूसरे चरण का मतदान फिलहाल देखने को मिल रहा है। हमारे साथ इस वक्त हमारे सहयोगी संजय मौजूद है, जो कि बिहार के उन सीटों पर मौजूद है जहां पर फिलहाल मतदान की प्रक्रिया चल रही है। संजय, हम आपसे जानना चाहेंगे कि फिलहाल क्या कुछ तस्वीरें वहां पर देखने को मिल रही है, क्योंकि लगातार मतदान की प्रक्रिया जो है वो जारी है। संजय। क्योंकि इस वक्त वो अलग अलग जगहों पर मौजूद हैं। संजय, आपसे जानना चाहेंगे फिलहाल किस तरीके का उत्साह देखने को मिल रहा है, क्योंकि सभी जगहों पर मतदान की प्रक्रिया जारी है। संजय। देखिए, मौसम का तापमान तो भले गर्म है, लेकिन बिहार की सियासत भी उसी कदर जो है गर्म है, क्योंकि लोग अपने मत का प्रयोग पहुंच रहे हैं। पहले चरण के जो मतदान हुए उससे अब वोट प्रतिशत में अधिक दिख रही है। इस वक्त हमारे साथ युवा हैं और प्रखंड कार्यालय में जो पूर्णिया में जो मतदान केंद्र बनाए गए हैं वहां पर उत्साह के साथ युवा ने बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया है, युवा ने वोट किया है। देखिए किस तरीके से अपने मत का प्रयोग किया है और देखिए लोग जोश के साथ अपने मत के प्रयोग करने के बाद लोगों से अपील भी कर रहे हैं। क्या कहेंगे, लोग अभी भी घरों में हैं। पहले चरण के मतदान जिस तरीके से परसेंटेज आए उसमें क्या बिहार में दूसरे चरण के मतदान बढ़ोतरी होंगे? सबसे पहले तो मैं सभी जो भी मतदातागण हैं उन्हें मैं आमंत्रण देना चाहूँगा अपने ओर से, एक मतदाता होने के कारण ही, कि सब लोग आकर के अपना मतदान जरूर करें
वो हमारे देश के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। हम अपने प्रतिनिधि को चुनने जा रहे हैं, जो हमारे देश को चलाने वाले हैं, उस प्रतिनिधि को चुनने जा रहे हैं। तो अपना मतदान को आराम करने के चक्कर में वेस्ट ना करें, क्योंकि ये बहुत ही, इसको महापर्व कहा जाता है हम मतदाताओं के लिए। आज वो दिन है जिस दिन हम लोग अपने इच्छा अनुसार अपना जो नेता है उसको चुनेंगे अपने वोट के अधिकार पे। तो मतदान पहले यही है कि मतदान करने जरूर आए। आप जिनको भी पसंद करते हैं उनको ही करें, लेकिन मतदान जरूर करें। क्या कहेंगे सर? बहुत बहुत धन्यवाद इनके बातों का। क्या लगता है जो वोट प्रतिशत है वो बिहार में क्यों कम होता है, आखिर वजह क्या है इसके पीछे? बिहार में यहाँ से लोग पलायन करते हैं बाहर, ये भी बहुत बड़ा मुद्दा है। अन्य राज्यों की अपेक्षा बिहार क्यों पीछे रह जाता है? अन्य राज्यों के अपेक्षा बिहार इसीलिए पीछे है, तो आपको बोले ना, बेरोजगारी चरम सीमा पे है। क्या लगता है इस बार देश का मुद्दा क्या होगा? लोगों के मन में क्या है, जहन में, पूर्णिया के लोगों के जहन में क्या है? यहाँ देखिए मसीहा खोज रहा है, जैसे पप्पू यादव हैं, पूर्णिया के लिए मसीहा हैं। सारे जात पात भेदभाव से हटके सभी कास्ट के लोग मदद भी करने जा रहे हैं, वो भी लोगों को मदद करते हैं। इसीलिए यहाँ इस बार कैंची छाप मैं है। क्या कहेंगे एक युवा होने के नाते, अपना जो उन्होंने मत दिया है, बिहार में वोट प्रतिशत जो है गलते हैं, लेकिन युवा को किन मुद्दों पर वोट करना चाहिए और कैसे वोट करना चाहिए? बिहार में तो सबसे पहले तो पलायन का समस्या है, और पूर्णिया में तो चारों तरफ एक ही लहर है, परिवर्तन, और परिवर्तन हो रहा है। और हम लोग जितने भी युवा हैं बढ़ चढ़ के हिस्सा लिए हैं, और एक माइंड है कि हम लोग को परिवर्तन करना है। और जो सोच रहे हैं कि ऊपर देखा के नीचे आ जाएं, वो भूल में ना रहें, क्योंकि अब वो समय गया। ऊपर तो आएगा ही, लेकिन नीचे परिवर्तन, विकास। जात के नाम पे 400 पार का बात कह रहे हैं, उसमें कितनी सच्चाई आपको दिखती है? सच्चाई तो इसका हम आकलन नहीं लगा सकते हैं, बट पूर्णिया का जो हम बता रहे हैं कि समझते हैं कि एसी में रह के 4 साल 5 साल एक बार घूम जाए, बड़े बड़े नेता को उतार दें और चेहरा दिखा दें कि हमरे साथ है फलना कास्ट, फलना नेता। हम चिराग पासवान भक्त हैं, ठीक है ना, लेकिन हम चिराग पासवान को भी अभी साइड करते हुए पप्पू यादव को वोट कर रहे हैं। तो देखिए, अपने अपने मत का प्रयोग कर रहे हैं लोग और अपनी बातें जरूर खोल रहे हैं, लेकिन हम लोगों से यही अपील करेंगे कि अपनी बातों को ना खोलें, क्योंकि मतदाता जो है अपनी सीक्रेट रखे बातों को। क्या कहेंगे इस बार पूर्णिया का मूड क्या है? आपने वोट डाला? सबसे बड़ी बात इस बार पूर्णिया में सबसे बड़ी बात यही हो रही है, बिहार एक ऐतिहासिक रूप में पूर्णिया को जानेगी। सबसे बड़ा जातिवाद, बिहार में जातिवाद बहुत चलते हैं, जाति पर ज़्यादा वोटिंग होता है यहाँ पर। पूर्णिया में इस बार जो कैंडिडेट खड़ा हुए हैं, पप्पू यादव जो निर्दलीय कैंडिडेट है, उनको पूरा जाति का सपोर्ट मिल रहा है। और वो इस बात को, ये पूर्णिया इलेक्शन इस बिहार को एक ऐतिहासिक चीज़ को बताएगी कि जातिवाद पर इलेक्शन नहीं, काम पर इलेक्शन होना चाहिए, काम पर। और वो कैंडिडेट होना चाहिए जो गरीब के पास जाए और गरीब के बदन के साथ आदमी बैठे खाए पिए, ऐसा कैंडिडेट चाहिए। वो कैंडिडेट नहीं जो आप टाई बेल्ट लगाकर गाड़ी का शीशा लॉक करके चलें, ऐसा कैंडिडेट हम लोग को नहीं चाहिए। इसलिए गरीब के मसीहा को हम लोग चुन रहे हैं। इस बार परिवर्तन होगी और पप्पू यादव यहाँ के सांसद होंगे और दिल्ली जाने के हम लोग भेजने का काम करेंगे। लोग अपने अपने तरीके से बातें जरूर कह रहे हैं, लेकिन पूजा इस वक्त पूर्णिया में लोग बदलाव के मूड में है, क्या कहेंगे? जी बिल्कुल बदलेगा, यहाँ का सत्ता बिल्कुल बदलेगा। हम लोग बहुत कुछ ऊपर देख करके नीचे वोट दिए हैं, 10 साल हम लोगों ने बिताया है इनके राजपाट में, लेकिन अब हम लोगों को ये चाहिए कि बदलाव। और बदलाव कैसे होगा? जब हम सही जगह वोट करेंगे। और सही जगह वोट ये है कि इस बार पप्पू यादव जी को हम लोग जिताने के पूरे मूड में हैं और उनको ही पूर्ण बहुमत मिलेगा। तो देखिए, पूर्ण बहुमत मिलेगा, लोगों की राय है। पूजा, इस वक्त पूर्णिया के लोगों का मूड बदला नजर आ रहा है। कल भी हम लगातार जो है कुछ महिलाएं हैं उनसे भी हम जानेंगे। महिलाओं से भागने की कोशिश ना करें। क्या लग रहा है इस बार पूर्णिया का मूड? आपने वोट डाल दिया? जी डाल दिया। एक बार दिखा दे जरा दर्शक को। देखिए, और पप्पू यादव को दिए हैं, खुल के बोल रहे हैं। डर नहीं लग रहा? नहीं, काहे डरेंगे? मेरा मत हम जिसको दिए, मौका दिए तो हम लोग 10 साल दिए, कोई जात नहीं, लेकिन
इस बार जात पात नहीं, हम लोग गरीब पप्पू यादव को हम लोग चुने हैं और दिल से वोट दिए और जीतेगा भी। तो दिल से वोट दिए हैं, जीतेगा भी। कुछ और लोग भी हैं सर, क्या कहेंगे? एक ही मुद्दा है हम लोगों का कि बदलाव। हम लोग ऐसे नेता को देखना चाहेंगे जो गरीबों के बीच में रहे, गरीबों का मसीहा बन के रहे, बस गरीबों का मसीहा बनकर रहे और गरीब के बीच रहे। लोग यही चाह रहे हैं पूजा। इस वक्त पूर्णिया के मूड यही है और पूर्णिया के लोगों ने बढ़ चढ़ कर वोट भी कर रहे हैं, क्योंकि बदलाव के मूड जब होते हैं तो इसी तरह से वोटिंग भी होते हैं। वोटिंग परसेंटेज काफ़ी अच्छा हो रहा है बिहार में, और बिहार के इस बार दूसरे चरण के जो मतदान हो रहे हैं उसमें कुछ बढ़ोतरी दिख रही है। पूर्णिया में खास तौर पर जो युवा वर्ग है, जो महिलाएं वर्ग हैं, पुरुष हैं, वो बढ़ चढ़ कर हिस्सा ले रहे हैं। हर वर्ग, हर जाति, हर मजहब के लोग इसमें आ रहे हैं, लेकिन अपने मत के प्रयोग करने के साथ साथ लोग काफ़ी उत्साहित भी नजर आ रहे हैं। पूजा जी, बिल्कुल ने कहा कि यहाँ पर लोग लगातार पहुँच रहे हैं और सारी तस्वीरें भी यहाँ पर हम लोगों को देखने को मिल रही है। लेकिन एक बार हम संजय जरूर चाहेंगे कि हम अपने दर्शकों को वो वोट प्रतिशत बताएं जो कि 11 बजे तक के वोट प्रतिशत क्योंकि सामने आ चुके हैं और अलग अलग जगहों पर वोटों की प्रक्रिया जो है वो जारी है। सबसे पहले हम हमारे दर्शकों को बताना चाहेंगे कि किस तरीके से अभी फिलहाल वोट प्रतिशत जो है वो हम लोग देखने की कोशिश करेंगे। संजय जरूर आप हमारे साथ बने रहिए। सबसे पहले हम हमारे दर्शकों को बता दें कि वोटों की अभी फिलहाल प्रतिशत जो है वो कितनी आई है। 11 बजे तक त्रिपुरा में सबसे ज्यादा मतदान जो है वो हुए हैं। 36.42% वोट जो है वो यहाँ पर सामने आए। सबसे अधिक त्रिपुरा में मतदान जो है वो हुआ है। असम में 27.43 6.8% वोट हुए हैं। वहीं अगर बात करेंगे छत्तीसगढ़ की तो छत्तीसगढ़ में 35.47% वोट हुए हैं। जम्मू कश्मीर में 26.61% वोट हुए। कर्नाटक की बात करेंगे तो कर्नाटक में 22.34% वोट हुए हैं। केरल में 25.61% वोट हुए हैं। वहीं मध्य प्रदेश में 28.15% वोट डाले गए हैं। महाराष्ट्र की बात करेंगे तो महाराष्ट्र में 18.83% वोट डाले गए हैं। मणिपुर में 33.22% वोट डाले गए हैं। वहीं राजस्थान में 26.84% वोट डाले गए। त्रिपुरा में 16.65% वोट डाले गए हैं। उत्तर प्रदेश में 24.31% वोट डाले गए हैं। वहीं पश्चिम बंगाल में 31.25% वोट डाले गए हैं। तो सबसे अधिक की अगर बात करेंगे 11 बजे तक के यहाँ पर मतदान प्रतिशत की, तो अलग अलग जगहों से इस वक्त वोट प्रतिशत जो है वो सामने आ चुके हैं। और बता दें कि त्रिपुरा में सबसे ज़्यादा वोट प्रतिशत देखने को मिल रहा है। और बिहार की अगर बात करेंगे तो बिहार में अभी फिलहाल 21.68% वोट डाले गए। संजय, ऐसी क्या बात है कि आखिर फिलहाल इस वक्त त्रिपुरा में सबसे ज़्यादा मतदान जो है वो डाले गए हैं, लेकिन वहीं बिहार की अगर बात करेंगे तो बिहार में इस वक्त 21.68% वोट डाले गए हैं। संजय, आपसे जानना चाहेंगे क्या वहां पर क्या कुछ दृश्य वहां पर बन रहा है? बिल्कुल की कोशिश करते हैं कि कितना अभी तक मतदान हुआ है और कितने प्रतिशत वोटिंग पर हैं और कितने यहाँ पर वोटर्स हैं। सर, क्या जानकारियाँ हैं? अभी तक कितने परसेंट? अभी तक में 460 हुआ है। 460 कितने वोट? 963 में 963 में 460 जी। तो करीबन आधे के आसपास हो चुके हैं। जी। तो वोट प्रतिशत बढ़े हैं बिहार में, लगता तो है। जी। शाम तक क्या उम्मीदें लग रही है आपको? क्या अपेक्षा है? लोग जागरूक हो रहे हैं? 60-70 तक तो जाएगा सर। क्या अपील करेंगे लोगों से? अभी तक करना चाहिए, आगे बढ़ करके करना चाहिए, सब वोट करना चाहिए। धूप की वजह से थोड़ा धूप की वजह से अभी जो है वोटर्स कम आए हैं और धूप यूं ही कम हो जाएगा, उम्मीद है कि वोटर्स आएंगे। और इसमें महिला लोगों की भी भागीदारी को देखते हैं कि तकरीबन 50-50 पे जा रहे हैं, परसेंटेज पे। टोटल कितना बताया सर अभी आपने? अभी 963 में 460 हुआ। देखिए पूजा, 963 में जो है 460 पोलिंग
60 पोलिंग हो चुका है और महिलाएं बढ़ चढ़कर काफी हिस्सा ले रही है, बराबर का हिस्सेदारी है महिलाओं के साथ। तो इस वक्त वोट प्रतिशत पूर्णिया में बढ़ रहा है, यानी कहीं ना कहीं जो पहले चरण के जो मतदान हुए थे उसमें कहीं ना कहीं कमियां थी, लेकिन अब जो है बढ़ोतरी देखने को मिल रही है। अन्य राज्यों की अपेक्षा बिहार भी पीछे नहीं है। जिस तरीके से वोट प्रतिशत अन्य राज्यों के आ रहे हैं उसी अनुसार अब बिहार भी उसी में आगे बढ़ चढ़ कर हो रहा है, यानी कहीं ना कहीं 50% महिलाएं तो 50% पुरुष भी हैं। हमारे साथ जुड़ने के लिए और तमाम जानकारियां देने के लिए इस वक्त आपने हमें बिहार के उन तमाम जगहों के बारे में बताया और जिस तरीके से जनता जो है वो सामने आ रही है और लगातार वोटों का जो प्रतिशत है वो लगातार यहाँ पर बिहार में अब बढ़ता हुआ नजर आ रहा है, क्योंकि अगर 9 के आसपास वोटिंग प्रतिशत देखने को मिली थी, लेकिन लगभग 2 घंटे के बाद ही ये प्रतिशत जो है वो बढ़कर यहाँ पर सामने आया और वोट प्रतिशत बिहार में 21.68% यहाँ पर हुआ। अब हम लोग बढ़ेंगे अगली खबर की ओर और बात करेंगे कांग्रेस महासचिव की जयराम रमेश की। तो उन्होंने साफ तौर पर कहा है कि लोकसभा चुनाव 2024 को लेकर कहा है कि आज पूरे देश में दूसरे चरण का चुनाव जो है वो हो रहा है। पहले चरण के बाद ही मैंने कहा था कि दक्षिण भारत में भाजपा साफ हो जाएगा और उत्तर और मध्य भारत में भी भाजपा जो है वो हाफ हो चुका है। आज दूसरे चरण की वोटिंग है, 89 सीटों पर चुनाव होने वाले हैं और पहले चरण जो 19 तारीख को हुआ था तब 102 सीटों के लिए चुनाव हुआ था और उसी के बाद मैंने कहा था कि दक्षिण में बीजेपी साफ और उत्तर में बीजेपी हाफ। आज भी वही नतीजा देखने को मिलेगा और पहले 2 चरण के बाद आप देखेंगे बीजेपी दक्षिण में साफ और उत्तर भारत और मध्य भारत में हाफ। आज दूसरे चरण का मतदान है, 89 सीटों पर चुनाव हो रहे हैं और 19 तारीख को 102 सीटों पर चुनाव हुआ। पहले चरण के बाद ही मैंने कहा था कि दक्षिण भारत में बीजेपी साफ और उत्तर भारत में बीजेपी हाफ और आज भी वही नतीजा आपको देखने को मिलेगा। पहले 2 चरण के बाद बिल्कुल साफ हो गया है कि दक्षिण भारत में बीजेपी साफ और उत्तर और मध्य भारत में बीजेपी हाफ। तो कोई गुंजाइश नहीं है बीजेपी को जनादेश मिलने का 2024 के चुनाव में। बढ़ते अगली खबर की ओर और बात करेंगे भाजपा नेता शहजादा पूनावाला की। तो उन्होंने कहा है कि आज देश की जनता के सामने 2 स्पष्ट विकल्प नजर आ रहे हैं, एक मिशन और दूसरा विजय वाला विकल्प जो है वो यहाँ पर देखने को मिल रहा है। दूसरी तरफ कोई मिशन या विजन नहीं है। केवल और केवल यहाँ पर भ्रष्टाचार जो है वो यहाँ पर देखने को मिल रहा है। देखिए, आज लोकसभा चुनाव के दूसरे चरण के मतदान में मैं स्वयं अपना मतदान जलपान से पहले करने आया हूं और सबसे पहले समस्त देशवासियों को मैं विनम्र आग्रह करना चाहता हूं, जैसे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने किया है, कि देश और लोकतंत्र को मजबूत बनाने के लिए लोकतंत्र के इस महापर्व में वो सभी अपना योगदान मतदान के माध्यम से दें। आज देश की जनता के सामने 2 स्पष्ट विकल्प है। एक मिशन और विजन वाला विकल्प है जिसमें भारत को 10वें से 30वें स्थान पर अर्थव्यवस्था के रूप में, 25 करोड़ लोगों को गरीबी से निकालने का काम, 3.5 करोड़ गरीबों का आवास बनाने का काम, दुगने रेट से एक्सप्रेसवे हाईवे बनाने का काम, 70 एयरपोर्ट बनाने का काम, मिडिल क्लास की इनकम को 4 गुना बढ़ाने का काम हो रहा है। और दूसरी तरफ कोई मिशन या विजन नहीं है, बल्कि केवल और केवल करप्शन, कमीशन, अपने फैमिली का एम्बिशन और पॉलिटिक्स ऑफ डिवीजन है, जिसमें कि देश को बांटने के लिए कभी सनातन पर भी हमला करना, कभी शक्ति पर हमला करना, कभी राम के अस्तित्व पर सवाल खड़े करना, कभी राम भक्तों की आस्था को पाखंड बनाने का काम भी किया जा रहा है और भारत को उत्तर दक्षिण में, जातियों में और भाषाओं में विभाजित करने का भी षड्यंत्र रचा जा रहा है। देश की जनता बहुत समझदारी से मिशन और विजन की तरफ बढ़ रही है, जैसे 2014 और 19 में उन्होंने अपना मतदान किया है। और जो पॉलिटिक्स ऑफ डिवीजन और करप्शन करते हैं केवल अपने एम्बिशन के लिए, उनसे भी लोग आज हिसाब मांग रही है।
बढ़ते अगली खबर की और बात करेंगे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की। तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी मालदा में जनसभा को संबोधित करते हुए उन्होंने कई सारी बातें कही है। कहा है कि सुबह से ही लोग उत्साह और उमंग के साथ लोकतंत्र का उत्सव मना रहे हैं। सुबह से ही लोग उत्साह उमंग के साथ लोकतंत्र का उत्सव मना रहे हैं। अपने अपने मोहल्ले से गाजे बाजे के साथ भारत माता की जय बोलते बोलते सब लोग मतदान करने के लिए जा रहे हैं। जो लोग मतदान के लिए उत्साह से निकल पड़े हैं, मैं उनका हृदय से बहुत बहुत अभिनंदन करता हूं। लोग साथियों, बंगाल में लोकतंत्र के इस पर्व का एक अलग ही उत्साह दिखता है। मैंने हेलीपैड पर भी देखा, जितने लोग यहां हैं, हेलीपैड से यहां रास्ते भर उतने ही लोग आशीर्वाद दे रहे थे। आज देश में जहां जहां मतदान हो रहा है, सभी लोगों से आग्रह करूंगा कि वोट डालना ये लोकतंत्र को मजबूती देने का काम है। और इसलिए हम सभी देशवासियों ने देश के लिए वोट जरूर करना चाहिए। संख्या में हमें आशीर्वाद देने आए हैं। मुझे विश्वास है पहले चरण में टीएमसी, कांग्रेस जैसे जो दल जो फर्स्ट राउंड हुआ ना, पहले चरण में जो दल पस्त हो गए थे, अब आज दूसरे चरण में ध्वस्त हो जाएंगे। इसलिए मालदा में भी हर तरफ यही गुंज है। बढ़ते अगली खबर की और बात करेंगे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की। तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि मुझे विश्वास है कि पहले चरण में टीएमसी, कांग्रेस जैसे दल जो यहां पर पस्त हो रहे थे, अब दूसरे चरण में भी कुछ ऐसी ही तस्वीरें देखने को मिलेंगी। एक समय था जब बंगाल पूरे देश के विकास का नेतृत्व करता था। चाहे सामाजिक सुधार हो तो बंगाल का नेतृत्व, वैज्ञानिक प्रगति हो बंगाल का नेतृत्व, फिलोसॉफी की प्रगति हो बंगाल का नेतृत्व, अध्यात्म में प्रगति हो बंगाल का नेतृत्व, देश के लिए बलिदान देना हो बंगाल का नेतृत्व। यानी जीवन का कोई ऐसा पहलू नहीं था जिसका नेतृत्व हमारे बंगाल ने न किया हो। लेकिन पहले लेफ्ट वालों ने और फिर टीएमसी वालों ने, उनके शासन ने बंगाल की इस महानता को चोट पहुंचाई, बंगाल के सम्मान को चूर चूर कर दिया, विकास को रोक लगा दी। टीएमसी के राज में बंगाल में एक ही चीज चलती है, हजारों करोड़ के स्कैम, शारदा चिटफंड स्कैम, रोज वैली चिटफंड कैंप, पशु तस्करी घोटाला,
नगर पालिका नियुक्ति घोटाला, राशन घोटाले, कोयला तस्करी घोटाले टीएमसी करती है। बढ़ते अगली खबर की और बात करेंगे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की। तो उन्होंने साफ तौर पर कहा है, एक समय था जब बंगाल पूरे देश के विकास का नेतृत्व करता था। एक समय था जब बंगाल पूरे देश के विकास का नेतृत्व करता था। चाहे सामाजिक सुधार हो तो बंगाल का नेतृत्व, वैज्ञानिक प्रगति हो बंगाल का नेतृत्व, फिलोसॉफी की प्रगति हो बंगाल का नेतृत्व, अध्यात्म में प्रगति हो बंगाल का नेतृत्व, देश के लिए बलिदान देना हो बंगाल का नेतृत्व। यानी जीवन का कोई ऐसा पहलू नहीं था जिसका नेतृत्व हमारे बंगाल ने न किया हो। लेकिन पहले लेफ्ट वालों ने और फिर टीएमसी वालों ने, उनके शासन ने बंगाल की इस महानता को चोट पहुंचाई, बंगाल के सम्मान को चूर चूर कर दिया, विकास को रोक लगा दी। टीएमसी के राज में बंगाल में एक ही चीज चलती है, हजारों करोड़ के स्कैम, शारदा चिटफंड स्कैम, रोज वैली चिटफंड कैंप, पशु तस्करी घोटाला, नगर पालिका नियुक्ति घोटाला, राशन घोटाले, कोयला तस्करी घोटाले टीएमसी करती है और भुगतान ये बंगाल के जनता को पड़ता है। ऐसा कोई काम नहीं है जो बंगाल में बिना कट कमीशन के होता हो। बढ़ते अगली खबर की और बात करेंगे केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह की। तो उन्होंने कहा है कि आज पूरे देश भर में दूसरे चरण का मतदान जारी है, लोग भारी संख्या में वोट दे रहे हैं। दूसरे चरण का मतदान पूरे देश भर में चालू है और अब तक का जो रुझान है, लोग भारी संख्या में वोट दे रहे हैं। सबसे पहले तो मैं मतदाताओं को अपील करना चाहूंगा कि सुरक्षित देश के लिए, समृद्ध देश के लिए और गरीबों के कल्याण के लिए ऐसी पार्टी चुनिए जो अपने वादों पर खड़ी रहे। देश भर में पूर्व, पश्चिम, उत्तर, दक्षिण में सब दिशाओं में प्रचार कर कर फिर से एक बार आज भोपाल आया हूं। देश भर में मोदी जी को तीसरी बार प्रधानमंत्री बनाने के लिए बहुत बड़ा उत्साह है और हर जगह पे वो प्रदर्शित हो रहा है। कांग्रेस के घोषणा पत्र आने के बाद भारतीय जनता पार्टी के प्रति लोगों का रुझान और बढ़ा है, क्योंकि कांग्रेस ने अपने घोषणा पत्र में अपीसमेंट की उनकी पुरानी आदत को फिर से एक बार रिपीट किया है। कांग्रेस के घोषणा पत्र में पर्सनल लॉ को हम आगे बढ़ाएंगे, ये बात की है। मैं राहुल गांधी जी को पूछना चाहता हूं, पर्सनल लॉ को आप आगे बढ़ाएंगे तो क्या ये देश? तो साफ तौर पर इस वक्त हमारे साथ हमारी सहयोगी आयुषी मौजूद है, जो कि पटना के निर्वाचन भवन में मौजूद है। वहां की तस्वीर वो दिखा रही है। आयुषी, क्या कुछ चीजें वहां पर आप देख पा रही है? निर्वाचन पदाधिकारी के कार्यालय में है, वहां की चीजों से हमारे दर्शकों को अवगत कराइए आयुषी। बिल्कुल पूजा, इस वक्त मैं बिहार निर्वाचन आयोग के कार्यालय में मौजूद हूँ और दूसरे फेज का जो चुनाव है वो इस वक्त बिहार के 5 जिलों में चल रहा है। मतदान जो है वो अभी भी चल रहा है। सुबह के 7 बजे से शाम के 6 बजे तक जो मतदान होने हैं वो अभी भी चल रहा है और अपडेट्स आती जा रही है यहाँ से, और यहीं से इसी कार्यालय से जो है मॉनिटरिंग की जा रही है सभी उन 5 जिलों की।
आप देख सकते हैं तस्वीरों में कि किस तरीके से यहाँ पे देखिए सभी जो अधिकारी है वो किस तरीके से मॉनिटरिंग कर रहे हैं। किशनगंज, कटिहार, पूर्णिया, बांका और भागलपुर, इन सभी जिलों की जो मॉनिटरिंग है वो यहीं से की जा रही है। और खास तौर पे आप देख सकते हैं सामने जो प्रोजेक्टर लगा है वहाँ पे सभी बूथ की जो है मॉनिटरिंग की जा रही है। और यहाँ पे एक बड़ी सी LCD है जहाँ से मॉनिटरिंग की जा रही है। यहाँ पे देखिए आप इस LCD के जरिए यहीं से मॉनिटरिंग हो रही है सभी बूथ पे किस तरीके से जो वोटिंग है वो चल रही है। और जो लोग हैं वो आकर अपना मत दे यहाँ पे मतदान कर रहे हैं। और सारी जो अधिकारी है वो सुबह से यहाँ पे लगे हुए हैं मॉनिटरिंग के जरिए। वो सब जगह का निरीक्षण कर रहे हैं कि कहीं पे कोई व्यवस्था जो है, कहीं पे कुछ ऐसी गड़बड़ी ना आए। यहीं से सभी कुछ देखा जा रहा है। पूजा जी, बहुत बहुत धन्यवाद तमाम जानकारी देने के लिए। और पूरा दृश्य जो है वो फिलहाल आपने दिखाया कि किस तरीके से पांचों जो लोकसभा सीटें हैं वहां की मॉनिटरिंग किस तरीके से की जा रही है। सभी पदाधिकारी जो है वो मॉनिटरिंग में जुटे हुए हैं और वो आप पूरी तस्वीर जो है वो आप हमारे दर्शकों को दिखा रही थी। बहुत बहुत धन्यवाद हमारे साथ जुड़ने के लिए और तमाम जानकारियां देने के लिए। तो इस वक्त की अगर बात करेंगे तो सभी जगहों पर वोटिंग की प्रक्रिया जो है वो जारी है। मतदान करने के लिए लोग अलग अलग जगहों से निकल रहे हैं, लेकिन त्रिपुरा में मतदाताओं का जो पूरा मत पड़ा वो सबसे ज्यादा देखने को मिला। यहाँ पर पूरी तस्वीर जो है वो हम लोगों को देखने को मिल रही थी। तो इस वक्त की सबसे बड़ी तस्वीर की अगर हम बात करेंगे तो यहाँ पर हम लोगों को सारी तस्वीरें देखने को मिल रही थी। तो दूसरे चरण का मतदान लगातार जारी है। सुबह 7 बजे से लेकर शाम 7 बजे तक अलग अलग जगहों पर मतदाता जो है वो पहुंचकर मतदान करे। फिलहाल इस बुलेटिन में हमारे साथ इतना ही। देखते रहिए लाइव इंडिया हर पल। नमस्कार।